विभाजन के समय परिस्थितियां क्या थी, इस पर बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन पहली बार उन लोगों की कहानियां, लाइव कहानियां सामने आई हैं जिन्होंने विभाजन सहा है, जो उस समय थे। हमारे साथ कृष्णानंद सागर जी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब विभाजन कालीन भारत के साक्षी, विभाजन से पूर्व और पश्चात का प्रामाणिक दस्तावेज। इसमें उन्होंने उन लोगों की कहानियां लिखी हैं, सच्ची स्टोरीज लिखी हैं जिन लोगों ने विभाजन सहा है। उन लोग उस समय क्या महसूस करते थे, कहां कहां कैसे भागे। कृष्णानंद सागर जी बहुत लोगों से मिले और उसके बाद उन्होंने 2 खंडों में, ये 4 खंडों में उन लोगों की कहानियां सामने लेकर आए हैं जो विभाजन के समय के साक्षी थे, यानी गवाह थे। हम उन्हीं से बात करते हैं। कृष्णा जी, हम लोग वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने विभाजन नहीं देखा और वो समझ भी नहीं सकते कि क्या स्थितियां, क्या मनोदशा चल रही होंगी हमारे पूर्वजों के मन में। आपने ये 4 खंडों में उन लोगों की कहानियां लिख दी जिन लोगों ने विभाजन सहा है। तो एक तो संक्षिप्त में ये ध्यान में क्यों आया कि इसको लिखना चाहिए? दूसरा, ऐसा क्या आपको लगा कि विभाजन जो है वो ऐसी चीज़ है जिस पर लोगों को बताने योग्य चीज़ें हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि 15 अगस्त से पहले ही लगभग 10 लाख हिंदुओं का संहार हो चुका था और 10 लाख हिंदुओं का संहार 15 अगस्त के बाद हुआ है। यानी विभाजन काल में लगभग 20 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ है। आप उसको बलिदान कहो, आप उसको कत्ल कहो, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये हुआ है। मैं जिस भारत की बात करता हूँ, मैंने उस भारत में यानी उस काल में 18 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त के 3 दिन बाद, कसूर रेलवे स्टेशन पर शाम को 4:30 बजे लाहौर से आई हुई गाड़ी को कटते हुए देखा है। गाड़ी कटते हुए से मतलब? गाड़ी आई और मुसलमान उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया, कत्लेआम शुरू कर दिया, घुस गए डिब्बों में, मारना काटना शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सारी गाड़ियां कटी हैं उन दिनों, तो मैं उनमें से एक गाड़ी का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो ये केवल कपोल कल्पित कहानियाँ नहीं हैं। मैंने उन दिनों अमृतसर स्टेशन पर गोलियां चलते देखी हैं। मैं छोटा ही था, उस समय 6 साल का था, ज़्यादा नहीं था। पर ये कत्ल क्यों हो रहा था? कुछ लोगों को वहाँ जाना था, कुछ लोगों को यहाँ आना था। हमारे समझ से विभाजन ये था, तो फिर कत्ल क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये 2 मिनट का उत्तर नहीं है इसका। बात बड़ी सीधी सी है कि मुसलमान जो यहाँ पर आए वो आक्रमणकारी के रूप में आए हैं। 1200 साल पहले या 1300 साल पहले, जो भी है, एक के बाद एक आते रहे। उद्देश्य उनका एक ही था। जब वो अरब से निकले तो सारी दुनिया को इस्लामी परचम के नीचे लाना है। 60 वर्ष में उन्होंने सारे अफ्रीका, यूरोप पर अधिकार कर लिया और 90 वर्ष में उन्होंने वो प्रशांत महासागर तक पहुंच गए। बीच में ये भारत एक ऐसा देश था जिस पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से वो 1200 वर्ष तक टक्करें मारते रहे, फिर भी इस पूरे देश पर वो कब्जा नहीं कर पाए। पूरे देश पर ना तो अकबर का कब्जा था, ना औरंगज़ेब का कब्जा था, और जितने क्षेत्र पर उनका कब्जा था भी
उस क्षेत्र में भी यहाँ के लोग जो हैं वो उनके विरुद्ध विद्रोह करते रहे, स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करते रहे। ये एक इतिहास है। और उसके बाद अंग्रेज आ गए। जी। लेकिन ये भी साथ में सत्य बात है कि उस मुस्लिम सत्ता को हिंदू शक्तियों ने आज से 200-250 वर्ष पूर्व पूरी तरह से लगभग नष्ट कर दिया था। थोड़े से मुस्लिम बच गए थे शासक, तब अंग्रेज़ आ गए तो उन थोड़े से मुस्लिम शासकों को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। अधिकांश मुस्लिम सत्ता को तो यहाँ की हिंदू शक्ति ने ही समाप्त किया। रणजीत सिंह उसमें से अंतिम थे। तो ये एक हुआ। तो जब हिंदू शक्ति ने मुस्लिम सत्ता को समाप्त कर दिया, दिल्ली की सत्ता जो बादशाह था वो कठपुतली बन गया मराठों की, तो उस समय एक ऐसी प्रक्रिया चालू हुई। मुसलमानों के अंदर वो जो श्रेष्ठता का भाव था वो समाप्त हो गया। उनकी सत्ता समाप्त हो गई, उसका वो भाव समाप्त हो गया। तो उनमें पुनः हिंदू समाज में विलीनीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई थी। 1857 के आते आते ये प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन 1857 हो गया। अब इसीलिए कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़े, तो मिलकर ऐसे ही नहीं लड़े कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरह समझौता नहीं किया, क्यों? वो तो मुसलमानों की हिंदू समाज में विलीनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। अगर उस समय 100 साल और मिल जाते हिंदू समाज को, तो ये पूरा मुस्लिम समाज हिंदू समाज में समा गया होता, विलय हो गया होता। उसी प्रकार जिस प्रकार से 1500-2000 वर्ष पूर्व हूण, कुषाण वगैरह हिंदू समाज के अंदर विलय हो गए, आज कोई नहीं कह सकता कौन हूण है कौन विषाण है, कोई नहीं कहेगा। ये प्रक्रिया उस समय चल रही थी। इसी बीच में अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई। अंग्रेज़ ही अच्छी तरह से जानते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत के लोग यानी हिंदू जो है वो इस देश को अपनी माता मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं। जब भी इस देश के लोगों में यानी हिंदुओं में यह अंतश्चेतना प्रबल हो उठेगी, उसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हमें अगर ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ बनाए रखना है या चिरजीवी बनाए रखना है, तो हमें हिंदू समाज की इस अंतश्चेतना को जागृत नहीं होने देना चाहिए। इसके उपाय के रूप में उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की कि यह कांग्रेस हिंदू अंतश्चेतना को जागृत ना होने दे, और उस अंग्रेज शासन करते रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा कि अरे कांग्रेस के सब प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी अगर किसी भी कारण से किसी समय ये हिंदू समाज की अंतश्चेतना जागृत हो गई तो क्या करना। तो उन्होंने ये विचार किया कि हिंदू समाज के सामने एक और शत्रु खड़ा कर दो, यानी अंग्रेज तो शत्रु थे ही हिंदू समाज के, एक और शत्रु खड़ा कर दो इनको, और ताकि वो शत्रु इनको अपने साथ भिड़ाए रखे और अंग्रेज सुरक्षित रहे। और इस नाते से उन्होंने मुसलमानों को एक बहुत ही उपयुक्त शत्रु समझा, क्योंकि वो तो शुरू से शत्रु रूप में ही आए थे, आक्रांता थे, आक्रमणकारी के रूप में ही आए थे। और उन्होंने इस उपाय के रूप में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुस्लिम लीग ने राजनीतिक क्षेत्र में और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक क्षेत्र में, विचारधारा के क्षेत्र में इस विचार को पल्लवित किया, पुष्पित किया, फैलाया और मुसलमानों को का संबंध आक्रमणकारियों के साथ जोड़ा। यानी भारतीय मुसलमान अकबर की संतान हैं, औरंगज़ेब की संतान हैं,
या और जो लोग उससे शहाबुद्दीन गौरी हुए वगैरह गजनवी हुए, उनका संबंध उनके साथ जुड़ा। तो भारतीय मुसलमान जो उस समय हिंदू समाज में विलय की प्रक्रिया में थे, अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के माध्यम से उनके विलय की प्रक्रिया को रोक दिया। उसके बाद फिर विभाजन की स्थितियां बना दी और वो शत्रुता वाला मामला चालू हो गया कि हिंदू समाज हमारा शत्रु है। और उसके कारण आपको ध्यान होगा 1921 से दंगे शुरू हो गए। और ये दंगे एक बार नहीं हुए, जगह जगह हुए, कितनी बार भी हुए। 1921 में हुए, 22 में हुए, 1924 में हुए, मोपला 1921 में हुआ। तो ये दंगे श्रृंखला चलती रही और ये दंगों की श्रृंखला चलती रही 1945-46 तक भी चलती रही। लेकिन उस समय जो दंगे होते थे वो स्थानीय स्तर के दंगे होते थे और उसमें हिंदू मुसलमान आपस में निपट लेते थे। यानी कभी हिंदुओं ने प्रतिरोध किया, नहीं भी किया तो कुछ बुज़ुर्गों ने मिलकर आपस में कर लिया, हो गया काम। तो उसके बाद फिर शांति हो गई, ये होता था। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग थी, जिसको अंग्रेज़ों ने खड़ा ही इसलिए किया था, इस मुस्लिम लीग को खाद पानी कांग्रेस ने दिया। मज़ेदार बात यह है, जन्म अंग्रेज़ों ने उसको दिया और खाद पानी कांग्रेस ने दिया 1916 में। 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। देखिए, कांग्रेस हिंदू संस्था थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने को हिंदू संस्था कहती नहीं थी। वो अपने को हिंदू मुसलमान दोनों की मानती थी, लेकिन इसके बावजूद व्यवहार में वो हिंदू संस्था थी। और हिंदू संस्था थी इसीलिए तो उसने मुस्लिम लीग से समझौता किया। और समझौते में यह है कि हाँ, तुम्हें इतनी सीटें मिलेंगी, यानी उनकी 15% जनसंख्या है किसी प्रांत में, तो तुम्हें वहाँ 30% सीटें असेंबली में देंगे। तो ये समझौता उसे लखनऊ में हुआ था और इतिहास में उसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। ये लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। इससे मुस्लिम लीग को इम्पोर्टेंस मिल गई। मुस्लिम लीग मुसलमानों की सर्वमान्य यानी प्रतिनिधि संस्था बन गई, उससे पहले वो नहीं थी। फिर कांग्रेस ने ही उसको ये समर्थन दे दिया। ये जो तुर्की वाला मामला था, तुर्की आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तो तुर्की का खलीफा, हमारा उससे क्या लेन देन, अंग्रेज़ों का उससे जो भी था मामला वो अंग्रेज़ जानते, वो जानते। लेकिन भारतीय मुसलमानों ने उस तुर्की के खिलाफत को स्थापित रखने के लिए आंदोलन चलाया और कांग्रेस ने उस आंदोलन को अपना आंदोलन मान लिया। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया बगैर कि हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे तो खिलाफत आंदोलन का पूरा साथ देंगे। कांग्रेस खिलाफत आंदोलन के अंदर सम्मिलित हो गई।